कौन से ताप के कारण, मिलने वाले संताप के कारण हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी या हवाएं एडियाबैटिक रेट से ठंडी होंगी? हॉट या नॉर्मल है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछा था, मैंने वहां भी आपको बताया था। ठीक है, यस, गुड इवनिंग। अल्लिनो एक बार बताएं। अल्लिनो, चलिए। नंबर 3, तिब्बत का इंपॉर्टेंस है। भारत के मैदान पर उठने वाली हवाएं कौन सी दिशा में चलेंगी? उसी दिशा में चलेंगे जहां पे सारी चलेंगे। अब तिब्बत का समझाएंगे तब समझना। मेघ शिखर क्या होते हैं? जलवाष्प के पार्टिकल्स होते हैं। भारत में समर मानसून लेट आने का रीजन, लेट कहाँ आता है? टाइम पे आता है। जब आता है लेट तब आएगा जब जेट स्ट्रीम ज्यादा दिनों तक इंडिया में रहे। ठीक है सर, ये समदाब रेखा क्या होती है? समदाब रेखाएं, मानसून गर्त यानी लो प्रेशर। मानसून गर्त का मतलब होता है लो प्रेशर। जो लोग अपना हैंड रेस कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर, इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो रही है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाएं जब अरावली के पश्चिम ढालों से नीचे उतरती हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस से गर्म होती हैं या? अरे सिंपल सी बात है भाई, इधर से हवाएं आएंगी तो उतरेंगी और उतरेंगी तो गर्म हो जाएंगी एडियाबैटिक प्रोसेस से। आईओडी के बारे में बताइए। इंडियन ओशन डाइपोल है ये। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल है ये। बारे में ये आपको आता नहीं है वैसे, लेकिन इसके ऊपर बात कर लेंगे। अच्छा, ये क्या है? शीतकालीन मानसून में, इसको विंटर मानसून लिख दिया करो यार, थोड़ा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। मानसून में मध्य भारत के चक्रवात और भारत में मानसून कैसे आता है? मध्य भारत में चक्रवात नहीं आएंगे भाई, चक्रवात तो कोस्टल रीजन में आएंगे। ठीक है ना, चक्रवात हमेशा कोस्टल रीजन में आते हैं, मध्य भारत में नहीं आएंगे। चलिए फिर बात कर लेंगे इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में। समदाब रेखा बात कर ली हम लोगों ने, लिख दिया। समर मानसून के लेट आने का रीजन हो गया। पूर्वी जेट धाराएं क्या हैं वो भी इसमें समझ लेंगे हम, तिब्बत के प्लेट्यू में। मेडागास्कर तो एक आइलैंड है, ठीक है ना। आइलैंड जगह का नाम है अफ्रीका के पास में। जहां जहां सन होता है वहां वहां लो प्रेशर होता है क्या? हाँ, जहां सन होगा, सन की लाइट जहां पर भी गिरेगी वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। जेट स्ट्रीम्स क्या हैं? जेट स्ट्रीम्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बात कर ली थी भाई। जेट स्ट्रीम, इस कंसेप्ट में कौन सा कंसेप्ट? इस कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो रही है। बे ऑफ बंगाल से आने वाली हवाएं अरावली के पश्चिम ढालों पर, ही तो हो तो गया भाई। मानसून में विच्छेद क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानसून विच्छेद। बात करेंगे इसके ऊपर अभी। मध्य भारत में चक्रवात बनता है, उसके बाद मानसून आने की प्रक्रिया बताइए। मध्य भारत में चक्रवात कहाँ बनाया? मध्य भारत में प्रति चक्रवात बनाया भाई। मध्य भारत में प्रति चक्रवात बने थे। मध्य भारत, वह एडियाबैटिक रेट से गर्म होती हैं। ये प्रियंका, आपने क्या क्वेश्चन पूछा? सर आपने लिखवाया था कि पूर्वी जेट धाराओं में जब विंड ऊपर उठती है तो वहां एडियाबैटिक रेट से गर्म होती है, और इसके आगे क्या लिखा है?
आजू बाजू की, अच्छा। सामान्य पतन दर से कोल्ड होती हैं। ये अभी दोबारा समझिएगा, काफी लोगों के इसके अंदर आप लोग कंफ्यूजन हो रहे हो। हरिकेन और विली विली क्या है? ये तो अभी साइक्लोन आएगा तब बात करेंगे, ठीक है। साइक्लोन के टाइप हैं। चलिए, पूर्वी जेट धाराएं भी यहीं पर आ जाएगा। एडियाबैटिक प्रक्रिया कब बनती है? अभी तुम यहीं बैठ के हो। जब ये हवाएं मेडागास्कर पर उतरती हैं तो वहां बारिश भी होती है। उतरेगी तो बारिश कैसे करेगी भाई? मैंने शुरू में कहा था जो विंड उतरेंगी वो बारिश नहीं करेंगी। कौन सी कंडीशन में मानसून लेट आ सकता है? अरे मानसून कंडीशन बताई ना, कि अगर जेट स्ट्रीम ज्यादा दिनों तक इंडिया में बनी हुई है तो ये मानसून को आने से रोकेगी। चलिए, मानसून में विच्छेद हो गया, जेट स्ट्रीम की बात हो गई। प्रति चक्रवात बनते हैं ना सर मध्य भारत में, उसके बाद का, उसके बाद कुछ नहीं होगा। उसके बाद में घड़ी की सुइयों में दिशा में घूमेगा और मानसून इंडिया में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है? ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। ह्यूमन से जुड़ा होगा कुछ ना कुछ, लैंडस्केप जहाँ पे ह्यूमन रहते होंगे, है ना। इसको देख लेंगे अभी। जब शीतकालीन मानसून में आते हैं तब। तो यार क्वेश्चन ही तुम आधा लिखते हो, एक लिख दिया आपने ऊपर कमेंट, फिर नीचे कर दिया, तो केवल आप ही आप कमेंट नहीं है ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ऐसे तो। जब सन नॉर्थ में जाएगा, साउथ में ट्रेड विंड पूर्व की तरफ। क्या लिखा है आपने? जब सन नॉर्थ में जाएगा तो साउथ की ट्रेड विंड, क्या लिखा है? पैरों की तरफ जाने वाला। ये आप ऋतु दोबारा क्वेश्चन लिखिए ठीक से, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन। अल नीनो वर्षा के दौरान ईस्ट पैसिफिक ओशन में तूफान क्यों आते हैं? ईस्ट पैसिफिक ओशन में अल नीनो। अरे शीतकालीन मानसून में चक्रवात नहीं बनते भाई, चक्रवात बनते हैं वहां पे मेडागास्कर के, वहां पे सॉरी भूमध्य सागर में। मध्य भारत में प्रति चक्रवात बनेगा। मैं 3 बार आपको कह चुका हूं, जिनका ये किसी का ओप्पो जो फोन लेकर बैठे हैं, तुम बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरा, बार बार एक ही मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य भारत में प्रति चक्रवात बनेंगे, ना कि मध्य भारत प्रति चक्रवात बनेगा। चक्रवात बनेगा भूमध्य सागर में। प्रीति पूछ रही हैं सर, जब हवाएं पूर्व से इंडिया की तरफ आएगी, पूर्व से, तो वो आते समय बीच में बारिश करेगी। पूर्व में कहां से आएगी? कौन से टॉपिक में पूछ रहे हो आप ये? जेट स्ट्रीम से आते हैं साइक्लोन तो भारत में। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होगा। साइक्लोन में हवाएं सेंटर की तरफ आकर ऊपर उठेंगी, एंटी साइक्लोन में ऊपर से नीचे आती हैं। साउथ वेस्ट मानसून को, साउथ वेस्ट मानसून पूछा पवन, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून समर में आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर में आते हैं। दोनों एक कैसे हो जाएंगे? साउथ वेस्ट मानसून आता है समर में, ठीक है, और विंटर मानसून में आते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दोनों अलग अलग हैं। सर, तिब्बत से जो मानसून विषुवत रेखा से टकराकर इंडिया की तरफ आते हैं, फिर इंडिया में उसी तरह से बारिश होती है अरब सागर में। ये एक तो आपका क्वेश्चन निकलते भाई रवि, तिब्बत से जो मानसून क्यों आएगा? तिब्बत से कभी मानसून आया है और विषुवत रेखा से क्यों टकराएगा? ठीक है, उसको देखेंगे। अभी तिब्बत मैंने लिखा है, इसको समझ लीजिएगा सारे भी। मानसून अंतराल मैंने लिख दिया इधर। अल्लिनो के बारे में बताइए, उसके बाद मेडागास्कर जाती है ना। अल्लिनो के बारे में पूछना है, और मेडागास्कर, हाँ मेडागास्कर है तो उतरेंगी हवाएं। अल्लिनो मैंने लिख दिया इधर।
साइक्लोन एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है? साइक्लोन में हवाएं बाहर से सेंटर की तरफ आती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं। एंटी साइक्लोन में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं और सेंटर से बाहर की तरफ हवाएं चलेंगी। प्रति चक्रवात बनने के बाद मेडागास्कर जाने का प्रोसेस और भारत में मानसून आने का प्रोसेस बताइए। भाई, प्रति चक्रवात बनने के बाद मेडागास्कर जाने का प्रोसेस क्या होगा और भारत में मानसून कैसे आएगा? ऊपर लिखा है मैंने तिब्बत। कि एक ही क्वेश्चन आप लोग बार बार मत पूछिए। पेरू में क्या करना है आपको? हाँ, बीच में बारिश वारिश होती है, क्यों नहीं होती है? महाद्वीपों के वेस्ट साइड में हमेशा कोल्ड जल धाराएं रहती हैं। केवल 30 से 30 के बीच में रहेगी वेस्टर्न पार्ट में। संदीप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? सर, ये मध्य भारत में मानसून से बारिश नहीं होती है। होती है भाई, क्यों नहीं होगी? जहां सर्दी, क्या लिखा है आपने? जहां सह्याद्री माउंटेन के कारण वृष्टि छाया नहीं, वहां पर बारिश नहीं होती। वृष्टि छाया का मतलब है वहां पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है ना? कम होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, कम होती है। वायु दाब प्रवणता क्या होती है? ये दो जगह के प्रेशर में डिफरेंस को कहते हैं वायु दाब प्रवणता। तापमान का विस्तार वही है, यानी कि तापमान का विस्तार दो तरह से होता है, पर डे और एनुअली। यानी मिनिमम कितना टेम्परेचर आपके एरिया में गिरा और मैक्सिमम कितना गिरा। तो मिनिमम जितना गिरेगा वो और मैक्सिमम जितना गिरेगा वो। ठीक है? अल्लिनो का डायग्राम वाला पार्ट, हाँ अल्लिनो लिख दिया यहाँ पे। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएगा तो साउथ की ट्रेड विंड अफ्रीका की तरफ। ये अल्लिनो मैं समझा दूंगा दोबारा ना, सभी लोग अल्लिनो के अंदर कंफ्यूज हो रहे हो आप। साइक्लोन में बताया, साइक्लोन में हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। हवाएं हमेशा ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी, चाहे साइक्लोन हो या एंटी साइक्लोन हो। मेडागास्कर, हाँ प्लेट्यू भी मान लीजिए उसको आप। प्रति विश्वत रेखीय जलधारा क्या है? बात कर लेंगे इसके ऊपर। मोजाम्बिक चैनल में कौन सी जेट स्ट्रीम मिलेगी? वहां कौन सी जेट स्ट्रीम मिलेगी यार? मोजाम्बिक चैनल कहाँ है? मेडागास्कर और उसके अफ्रीका के बीच में। वहां जेट स्ट्रीम क्या करेगी? हर्ष, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है यार? छूट गया तो दोबारा रिपीट लिख दीजिए उस क्वेश्चन को। प्रतीश चौधरी पूछ रहे हैं सर, उस उष्ण कटिबंध साइक्लोन वेस्ट के कंपैरिजन ईस्टर्न कोस्ट पर ज्यादा इफेक्ट क्यों करते हैं? ये साइक्लोन आएगा तब बात करेंगे, साइक्लोन के क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए। वायु दाब प्रवणता कैसे होती है? बात कर ली है हमने वायु दाब प्रवणता पर अभी। आई थिंक आपके सभी कमेंट्स पूरे हो गए हैं। चलिए, इंडियन ओशन डाइपोल, हाँ वो बात कर लेंगे ना अभी। इंडियन ओशन डाइपोल, चलिए देखिए, आपका जो मेजर कंफ्यूजन है वो आपका कंफ्यूजन है तिब्बत के प्लेट्यू वाले में, और दूसरा आपका जो मेजर कंफ्यूजन है वो है आपका चक्रवात और प्रति चक्रवातों को लेकर, है ना? जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूं, वायु दाब प्रवणता को प्रेशर गार्डियंट फोर्स कहते हैं। ठीक है ना? प्रेशर गार्डियंट फोर्स। तो दो जगह आपके मेजर कंफ्यूजन है, और अगर जब तक ये दोनों कंफ्यूजन आपके दूर नहीं होंगे तब तक आपको आगे साइक्लोन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है? बाकी आप सभी लोग खुश हैं, अच्छे हैं? चलिए, हाँ वायुदाब प्रवणता मैंने लिख दिया है यार, ठीक है ना? चलिए
सबसे पहले वायुदाब प्रवणता ही समझ लीजिए आप। एक जगह पर हाई प्रेशर, एक जगह पर लो प्रेशर है, यानी एक प्लेस पर है हाई प्रेशर, दूसरे प्लेस पर है लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक स्लोप बनेगा, इस स्लोप को फॉलो करके हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये स्लोप बना है इसी डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में प्रेशर में जो डिफरेंस है, इसी की वजह से ये स्लोप क्रिएट हुआ है, और इसी स्लोप को बोलते हैं वायुदाब प्रवणता। बात समझे आप? तो वायुदाब प्रवणता होती है दो जगह के एयर प्रेशर में डिफरेंस। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को निपटा लेते हैं। मानसून विच्छेद का मतलब है, यानी जब मानसून का सीजन हो हमारे एरिया में, और अगर मानसून को आने में एक सप्ताह से ज्यादा की देरी हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं मानसून में विच्छेद का आना। मानसून जैसे आज बारिश हो गई और अगली बारिश आने में अगर एक सप्ताह से ज्यादा की अगर देरी हो जाए तो उसे कहा जाता है मानसून इंटरवल या मानसून विच्छेद। क्लियर? बात करते हैं जेट स्ट्रीम की। जेट स्ट्रीम क्या होती है? मैंने आपको बताया था, अपर एटमॉस्फेयर में 6 से 12 किलोमीटर की तरफ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलने वाली कोल्ड विंड्स को कहा जाता है जेट स्ट्रीम। इनकी स्पीड सर्दियों में मैक्सिमम होगी, अप्रोक्स होगी 350 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा था केवल इतना ही ध्यान रखें जेट स्ट्रीम के बारे में। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? जैसे अगर मैं सपोज करिए समदाब रेखाओं का मैप बनाऊंगा तो मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, यानी प्रेशर को मैं शो करूंगा। और सपोज करिए ये है 1000 की, 1000, 1000, 1000 और 1000। ये जो नीचे वाले डॉट हैं ये हैं 950, 950 MB, 950 MB, 950 MB। और कुछ पॉइंट्स और हैं, ये हैं 800 MB, 800 MB, 800 MB, 800 MB और ये 800 MB। तो 1000 वाले पॉइंट्स को मैं आपस में जोड़ूंगा, 900 वाले 950 वाले पॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे और ये 800 वाले पॉइंट भी आपस में मिल जाएंगे। तो जो रेखाएं बनी इन्हें कहते हैं समदाब रेखाएं। बस समझ में आया? यानी इक्वल एयर प्रेशर को मिलाने वाली लाइंस, ये कहलाती हैं समदाब रेखाएं। अब देखिए, मैंने मेजरली क्या बताया था आपको कि ये है हमारा तिब्बत प्लेट्यू, और ये था हमारा ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक। ये था ग्रेट प्लेन, ये था पेनिनसुलर प्लेट्यू, और यहाँ पे खत्म किया था हम लोगों ने। यहां से जो हवाएं उठी, ये हवाएं उठती हैं और एडियाबैटिक रेट से ठंडी होती है, जबकि बाहर जो वायु है ये नॉर्मल लैप्स रेट से ठंडी होगी, NLR, यानी कि ऊपर तो नहीं जा रही है, लेकिन आप अगर 1 किलोमीटर पर यहाँ टेम्परेचर देखेंगे, अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर था विंड का, तो ऊपर जाकर इसका तो हो गया 20, लेकिन बाहर के एटमॉस्फेयर में अगर यहाँ जाके टेम्परेचर नोट करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग मिलेगा 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप 2 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसका गिर के टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बस बाहर के एरिया का टेम्परेचर होगा 23 में से आप 6.5 और कम कर लीजिए, तो अप्रोक्स होगा 17 के आसपास, 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाहर क्या है? वायु गर्म है, अंदर है ठंडी, तो बाहर अंदर बनेगा हाई प्रेशर, बाहर बनेगा लो प्रेशर, और इसकी वजह से हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेंगी। इस समय इसके ऊपर से जेट स्ट्रीम भी क्रॉस कर रही होती है, वो इस प्रति चक्रवात में फंस के इसी डायरेक्शन में, यानी इंडिया की डायरेक्शन में घूम जाती है, और इस प्रति चक्रवात से भी कुछ हवाएं इंडिया की तरफ चलने लगती हैं, और ये हवाएं इंडिया से उठने वाली हवाओं को अपने साथ ले लेगी, और ये सभी जाकर के इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेंगी और उतरेंगी मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर में जाके हाई प्रेशर बनाएंगी। इंडिया में क्या बन गया? क्योंकि हवाएं सारी चली गई हैं,
तो लो प्रेशर बन गया है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ जाएगा हमारा मानसून। ठीक है ना। जेट स्ट्रीम साउथ में मिलती है भाई। हाँ मीनाक्षी जी, क्या है आपका सवाल? वायुदाब प्रवणता हो गया, वायुदाब प्रवणता। वायु, क्या लिखा है आपने? वायु दाब प्रवणता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एयर प्रेशर, यानी कि प्रेशर गार्डियंट बोलते हैं। हाँ मानसून ऐसे ही आएगा भाई। ठीक है, अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, कमेंट्स मत करिएगा अभी। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा आपका मानसून। अल्लीनो में क्या होता है? अल्लीनो में मैंने आपको बताया था, ये है साउथ अमेरिका, और सपोज करिए ये है हमारा इंडिया। और जब साउथ में जाएगा सन, तो यहाँ पे गर्मियां पड़ेंगी, आईटीज जेट खिसकेगी, और नॉर्दर्न हेमेस्फीयर की ट्रेड विंड इक्वेटर लाइन को क्रॉस करेगी, और हवाएं अपने लेफ्ट हैंड साइड टर्न हो जाएंगी। ये प्रति विषुवत रेखीय जलधारा जिसकी दिशा होती है वेस्ट टू ईस्ट, तो यहाँ से चलेगी और पानी सारा गर्म यहाँ पर फैल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा गर्म पानी की वजह से। ठीक है, और उसकी तुलना में इधर क्या होगा, क्योंकि सारी हवाएं उधर जा रही हैं, तो ये सारे गर्म पानी को ले जाएंगी उधर, तो इधर निकल आएगा ठंडा पानी, यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवाएं जाएंगी उधर, तो यहाँ पे तूफान आएगा, बारिश वारिश सारी आएगी। कुछ हवाएं जाएंगी हाई प्रेशर से इस वाले लोकेशन पर, तो जितनी हवाएं आती थी इंडिया की तरफ उतनी नहीं आएगी, इंडिया में मानसून कमजोर रह जाएगा। सबका जो मेजर कंसर्न था कि यहाँ पे तूफान क्यों आता है, अल्लीनो क्या होता है? अल्लीनो होती है नॉर्दर्न हेमेस्फीयर से ट्रेड विंड टर्न करेगी, और ये प्रति विषुवत रेखा जलधारा का जल वहां पे ले जाके जमा कर देगी। ये होता है आपका अल्लीनो। क्लियर? प्रति चक्रवात जो मध्य भारत में बनते हैं, हम देखिए सर्दियों में यहाँ पर है गर्म पानी तो बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पर है हाई प्रेशर, और साइक्लोनिक कंडीशन बनी, साइक्लोन बने, साइक्लोन में पानी ऊपर उठेगा, और जब जेट स्ट्रीम इसके ऊपर से क्रॉस कर रही होगी तो वो इसको लेकर इंडिया की तरफ चलेगी, और ये हिमालय से टकराकर दो पार्ट में अब डिवाइड हो जाएंगी, और इंडिया में एंटर करेगा इस वाली लोकेशन से। तो यहाँ पर ये बारिश करेगा, इसके बाद ये ड्राई विंड्स बहेंगी। अब इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में लैंड पार्ट है ठंडा, तो बनेगा हाई प्रेशर, पानी है गर्म, तो पानी में बनेगा लो प्रेशर, बनेगी साइक्लोन सॉरी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, यहाँ पे घूमती हैं हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो उसकी वजह से ये हवाएं भी घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमती हैं, तो बंगाल की खाड़ी क्रॉस करेंगी और पूर्वी घाटों से टकराएंगी और वर्षा करेंगी। तो दो जगह पर वर्षा होगी, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्थ वेस्ट इंडिया। क्लियर? इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल आपको बेसिकली ये अपना टॉपिक है, मानसून से जुड़ा हुआ भी है, लेकिन ये ओशनोग्राफी में हम लोग उसको समझ सकते हैं, लेकिन आप उसको यहाँ भी समझ लीजिए। जैसे मानिए कि ये है अपना इंडिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां से जब ट्रेड विंड चलेंगी इस डायरेक्शन में, तो सारे गर्म पानी को ले जाकर इधर शिफ्ट कर देंगे ये, तो यहाँ पर मिलेगा ठंडा पानी इस वाले लोकेशन पर,
ठीक है, इसे कहते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई करंट। आपको पेज नंबर 109 पर देखने के लिए मिलेगी स्टूडेंट एटलस में। तो ये ठंडे पानी की करंट है, और सारा गर्म पानी जब यहाँ पे जमा हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा वार्म वाटर। तो एक तरफ वार्म, एक तरफ कोल्ड, तो दो पोल बन जाएंगे, ठीक है, इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में दो पोल बनेंगे, एक तरफ ठंडा पानी, एक तरफ गर्म पानी। क्लियर? तो ये है इंडियन ओशन डाइपोल। और किसी का कोई डाउट? प्रेशर में डिफरेंस कितना भी हो, है ना, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन थोड़े से में बन सकता है, ज्यादा में बन सकता है। साउथ में कहां तक मिलेगी? साउथ में नॉर्थ की तरह नहीं आएगी, साउथ में 40-50 के आसपास तक रहेगी। मेडागास्कर हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि तिब्बत से जो हवाएं गई वो जाके उतरी वहां पे। ये क्या पूछा आपने? पश्चिमी विक्षोभ, वही थे जो अभी साइक्लोन बनाए थे मैंने अफ्रीका के वहां पे, उन्हीं को कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पूर्वी जेट धाराएं, जो जेट धाराएं प्रति चक्रवात से घूमी थी इंडिया की तरफ आने के लिए, उन्हें बोलते हैं प्रति यानी पूर्वी जेट स्ट्रीम। हाँ बिल्कुल, जेट स्ट्रीम की दिशा में चलती हैं भारत से उठने वाली हवाएं एंटी साइक्लोन बनने के लिए। अच्छा ये तो हो गया, जेट स्ट्रीम आती हैं तो वेस्ट से, बट एंटी साइक्लोन की वजह से ईस्ट की डायरेक्शन में चलती हैं, इसलिए ईस्ट जेट स्ट्रीम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेगा सही है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग यार डाउट पूछ पूछ के फेफड़े फुलवा देते हो, है ना? मतलब आपने चाणक्य में एडमिशन ले लिया है ना? और अब आपने अपने दिमाग पे लगा लिया ताला, और अब पैसा देने के बाद सारी जिम्मेदारी है टीचर की, है ना? तो जो आपको लिखवा दिया है, जो मैं उसको बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, उसके बाद बहुत धीरे धीरे लिखा है, तो उस वक्त अपना थोड़ा दिमाग खुला रखा करो, ठीक है ना? क्योंकि जब वो रिपीटेशन में आएगा तो बहुत फास्ट ही समझाया जाएगा। क्योंकि कितने सारे जब टॉपिक अगर इनको उसी मोशन में समझाया जाए मान लीजिए, तो फिर तो गए अपने 2-4 क्लास तो एक दिन में, ठीक है? आप ही क्लियर करते हो ऑनलाइन क्लास में। भाई बात यह है ना, अगर डाउट क्लियर ना करें आपके, तो अगला टॉपिक फिर पढ़ाने ना पढ़ाने का कोई यानी कि फायदा नहीं है। क्योंकि अगला टॉपिक जुड़ा ही पिछले टॉपिक से है, तो जब तक पिछले टॉपिक में डाउट बने हुए हैं तो अगले के कैसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग? जब तक पिछले टॉपिक पर आपकी कमांड नहीं होगी तब तक अगला पोर्शन आपका वीक ही रहेगा। ऐसे बात नहीं होगी। जैसे हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया, अकबर नहीं समझ में आए तो उसके बेटे को ढंग से पढ़ लो, वहां से हिस्ट्री को पकड़ लेंगे, अकबर को बाद में देख लेंगे, है ना? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो कल हमने अल्लिनो के बारे में बात की थी। तो अल्लिनो में होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रति विश्वतरेखीय जलधारा का जल गया और ये कहाँ फैल गया? पेरू के कोस्ट पर, है ना? यहाँ पे जाके फैल जाता है, और इंडिया में क्या रह गया? मानसून कमजोर। तो जब ये प्रति विश्वतरेखीय जलधारा का जल प्रशांत महासागर में जा रहा है, उस वक्त ये यहां से चला और यहाँ पे पहुंच गया। लेकिन जब ये यहां से पहुंचा तो वो सेंटर में भी आया ही होगा, क्योंकि यहां चलेगा और वहां पहुंचेगा तो सेंटर से तो गुजरेगा। जब ऐसी सिचुएशन बने कि मध्य प्रशांत महासागर में टेम्परेचर बढ़ जाए, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो? बढ़ जाए, और यहाँ पे कम हो, क्योंकि यहाँ तो अभी ठंडी धारा है, वहां तक पानी पहुंचा नहीं है, और यहाँ से पानी शिफ्ट होके कहाँ आ गया? इधर। तो इधर भी ठंडा है और इधर भी ठंडा है, और सेंटर में क्या हो गया? गर्म। बात समझिए आप मेरी? यानी प्रति विश्वतरेखीय जलधारा से जल उधर पहुंच गया सेंटर में, जहां से चला यहाँ पर भी ठंडा पानी निकला है और वहां पर भी ठंडा पानी है ऑलरेडी, क्योंकि वहां तो हमबोल्ट की करंट है, अभी वहां तक पानी पहुंचा नहीं है। तो दोनों कोस्ट पे ठंडा पानी है। लेकिन सेंटर पैसिफिक ओशन में क्या हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर अभी हाई है,
तो इस जगह पे जो टेम्परेचर हाई होता है इसी को बोलते हैं अल्लिनो मुड्डुकी, यानी सेंट्रल पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर का हाई हो जाना और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ज्यादा बारिश का होना। क्लियर? अब इससे बारिश यहां भी नहीं हो रही है और यहां भी नहीं हो रही है, लेकिन बारिश कहां हो रही है? इधर। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, उधर टेम्परेचर कम है, इधर भी टेम्परेचर कम है। तो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में बारिश हो रही है, लेकिन दोनों जगह पर बारिश नहीं हो रही। इस घटना को कहा जाता है अल्लिनो मुड्डुकी। क्लियर? तो लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा लिखिए अल्लिनो मुड्डुकी, एक स्टार पॉइंट डालिए और लिखिए अल्लिनो मुड्डुकी। लिखिए, जब उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के साथ जब उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों के साथ प्रति विषुवतरेखीय जलधारा का जल प्रति विषुवतरेखीय जलधारा का जल पेरू की तरफ बढ़ता है, पेरू की तरफ बढ़ता है, तो इस प्रक्रिया में जब गर्म जल मध्य प्रशांत महासागर में इकट्ठा हो जाए, गर्म जल मध्य प्रशांत महासागर में इकट्ठा हो जाए और प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर ठंडा जल पाया जाए, ठंडा जल पाया जाए, तो वर्षा मध्य प्रशांत महासागर में होती है, तो वर्षा मध्य प्रशांत महासागर में होती है, न कि दोनों किनारों पर, न कि दोनों किनारों पर। क्लियर? अच्छा, क्या आज से हम लोग एटलस शुरू कर सकते हैं क्या? सभी लोग अपना एटलस लेकर के साथ रखे होंगे, तो आज से हम लोग अपना एटलस भी थोड़ा शुरू कर लेंगे, ताकि हमें कुछ प्लेसेस की जानकारी हो। जैसे लोग पूछ रहे मेडागास्कर क्या है ना? तो मेडागास्कर एक जगह का नाम है और आप उसको ढूंढ रहे हैं ज्योग्राफी की बुक में, तो वहां तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब हमको लोकेशन भी कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अल्लिनो मुड्डुकी हुआ। अब बात करते हैं लालिनो की। लालिनो कैसे बनेगा, और लालिनो कैसे बनेगा इसके बारे में किसी भी किताब में कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? आप सोचे कि हम किताब से पढ़ लेंगे और किताब से पढ़ करके हम बहुत मास्टर बन जाएंगे, तो किताब में कुछ नहीं मिलेगा। किताब में यही मिलेगा, ये अल्लिनो की दूसरी बहन है ना? और अल्लिनो की दूसरी बहन है, और इससे मानसून काफी अच्छा रहेगा, मंडियां बाढ़ जैसी कंडीशंस आएंगी, ज्यादा बारिश होगी, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। लेकिन ये ओरिजिन कैसे होता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब वो ओरिजिन कैसे होता है वो सुन लीजिए आप। देखिए, हम लोगों ने पढ़े थे सन स्पॉट्स, कि सन के अंदर हाइड्रोजन जब इकट्ठी हो जाए कहीं कहीं पर, तो उससे हमारा सन पे क्या करते हैं, यानी कि ज्यादा ऊष्मा निकलना शुरू हो जाएगी। लाइट तो नहीं, ऊष्मा निकलेगी। ऐसी जब कंडीशन बने, और मान लीजिए उस टाइम जब सन स्पॉट्स भी बने हुए हैं और इंडिया पर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन भी है,
तो इंडिया में ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो यहाँ लो प्रेशर ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बात समझे? अलिनो को छोड़ दीजिए अभी एक बार, अब दोबारा नॉर्मल कंडीशन पे आ जाइए। नॉर्मल कंडीशन में क्या हुआ, हवाएं ऐसे चल रही हैं, व्यापारिक हवाएं, इधर से हवाएं इस तरह से चल रही थी, और यहां पर एक ठंडे जल की धारा मौजूद है जिसका नाम है हम्बोल्ट, यानी पेरू, पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। अब क्या हो, सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया और सन पर इस पे क्या क्या बने हुए हैं, सन स्पॉट्स बने हुए हैं, और जब सन स्पॉट्स बने हुए हैं तो इंडिया में ज्यादा सनलाइट मिलेगी। ठीक है, मानसून की हवाएं अब इंडिया में आ रही हैं तो ये ट्रेड विंड्स इंडियन वाले पार्ट में अपोजिट हो जाएंगी, यानी इनकी जगह मानसूनी हवा ले लेंगी। तो इंडिया में लो प्रेशर इतना पावरफुल हो चुका है कि ये सदर्न हेमिस्फीयर से हवाओं को खींच रहा है अभी। ठीक, तो सदर्न हेमिस्फीयर से तेजी से हवाएं चलना शुरू होंगी। अब जितनी तेजी से हवाएं चलेंगी ये पानी की सतह पर उतना ही घर्षण करेंगी, और जितना घर्षण करेंगी उतना ही गर्म पानी को इधर शिफ्ट करेंगी, और जितना इधर पानी शिफ्ट होगा उतना ही ठंडा पानी नीचे से निकल के आ जाएगा, जिसे कहते हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। यानी पेरू के किनारे पर क्या होगा, हम्बोल्ट की जलधारा का जल, मान लीजिए इसका टेम्परेचर होता है, अगर हम मान लें कि जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हो, तो पेरू की वजह से बढ़ के हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उसके अल्लिनो की वजह से। लेकिन जितना गर्म पानी इधर शिफ्ट हुआ, समुद्र के नीचे का जो ठंडा पानी है वो सारा ऊपर आ गया, और ऊपर आके इसका टेम्परेचर और कम हो गया, ये हो गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पेरू की करंट का तापमान बढ़ना या घटना, यही है अल्लिनो और लालिनो। ठीक है, ये कोई अलग से करंट नहीं है। दोबारा सुनिए, सन स्पॉट्स बने, लो प्रेशर इंडिया में बना, और इंडिया में लो प्रेशर क्या करेगा, साउथ से हवाओं को खींचेगा। जितनी हवाएं इस दिशा में आएंगी उतना ही गर्म पानी भी आके इकट्ठा होगा, और जितना गर्म पानी इकट्ठा होगा यहाँ पे ठंडा पानी निकल आएगा। जितना ठंडा पानी निकलेगा यहाँ पे हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, पावरफुल। तो दोनों हेमिस्फीयर में क्या हुआ, अब प्रेशर के डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। एक तरफ लो प्रेशर पावरफुल है और एक तरफ हाई प्रेशर पावरफुल है, तो बहुत तेजी से हवाएं चलने लगेंगी और इंडिया में मानसून काफी अच्छा होगा, यानी कि बाढ़ जैसी कंडीशंस इंडिया में आ जाएंगी। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है, सन स्पॉट्स बनेंगे, ज्यादा सनलाइट हमको मिलेगी, ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो इंडिया में लो प्रेशर पावरफुल होगा। लो प्रेशर हवाओं को खींचेगा अपनी तरफ, जितनी हवाएं खींचेगा पानी शिफ्ट होगा, सारा गर्म पानी इधर आ जाएगा, वहां पे ठंडा पानी निकल आएगा, उधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। प्रेशर में डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट होने से हवाएं ज्यादा तेजी से इंडिया की तरफ आएंगी। हाँ, पेरू में सूखा पड़ेगा इस टाइम, जब लालिनो आएगा तो पेरू में सूखा पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए आप सभी। लिखिए, लालिनो अल्लिनो के विपरीत परिस्थितियां हैं या विपरीत प्रभाव है। लालिनो अल्लिनो के विपरीत प्रभाव है। जब सूर्य उत्तरायण हो या उत्तर गोलार्ध में हो, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में हो और सूर्य पर सौर कलंक, सूर्य पर सौर कलंक अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए, सौर कलंक अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएं, आप पूछ रहे हो सर अगर किताब में नहीं मिलता तो आपको कहां मिला पढ़ने के लिए, है ना? तो तुमको ज्योग्राफी में पीएचडी तो करनी नहीं है, और
मेरे पास तो लाइब्रेरी में ऐसी कोई आपकी ज्योग्राफी की बुक नहीं है जो मेरे पास ना हो। अगर मैं आपको सारी खरीदने के लिए कह दूंगा तो आप पगला जाओगे सारे, है ना। तो मैं आपको केवल वो चीज बता रहा हूं जिससे तुम्हारा काम हो जाए बस केवल। ठीक है, लिखिए, जब सौर कलंक की मात्रा बढ़ जाए तो भारत में निम्न वायुदाब बढ़ने लगता है, या भारत में सूर्यताप अधिक मिलने लगता है, ये लिखिए, भारत में सूर्यताप अधिक मिलने लगता है। भारत में सूर्यताप अधिक मिलने लगता है, जिससे जिससे निम्न वायुदाब मजबूत हो जाता है, जिससे निम्न वायुदाब मजबूत हो जाता है। यह निम्न वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध से यह निम्न वायुदाब दक्षिणी गोलार्ध से हवाओं को उत्तरी गोलार्ध की ओर खींचता है। यह निम्न दाब दक्षिणी गोलार्ध से हवाओं को उत्तरी गोलार्ध की ओर खींचता है, जिससे जिससे दक्षिणी गोलार्ध में समस्त समुद्र की ऊपरी सतह का जल जिससे दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की ऊपरी सतह का जल प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में जमा हो जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में जमा हो जाता है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भागों में जमा हो जाता है, जबकि पेरू के पश्चिमी किनारों पर जबकि पेरू के पश्चिमी किनारों पर अत्यधिक ठंडे जल का अत्यधिक ठंडे जल का उद्वेलन यानी अपवेलिंग, यहां से देख लेना आप, उद्वेलन होता है, अपवेलिंग होता है। ठीक, इससे पेरू के तट पर तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। इससे पेरू के तट पर तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यहां उच्च वायुदाब मजबूत होता है। यहां उच्च वायुदाब मजबूत होता है। दोनों गोलार्धों में दाब प्रवणता बढ़ जाने के कारण दोनों गोलार्धों में दाब प्रवणता बढ़ जाने के कारण दोनों गोलार्धों में दाब प्रवणता बढ़ जाने के कारण हवाएं अत्यधिक मात्रा में हवाएं अत्यधिक मात्रा में भारत में मानसून के हवाओं के रूप में प्रवेश करती हैं। भारत में अत्यधिक मात्रा में
मानसून की हवाओं के रूप में प्रवेश करती हैं। हो गया। और बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती हैं। और बाढ़ जैसी परिस्थितियां बनती है। अभी बीच में कमेंट आया कि सन स्पॉट्स तो 11 सालों में बनते हैं और अल नीनो 5 से 6 सालों में आता है। जैसे मानिए कि आज लालिनो आ रहा है, तो इसके 6 साल बाद अल नीनो, या 5 साल बाद, और इसके 5-6 साल के बाद फिर लालिनो। तो यहां से काउंट करो, हो गए 10-11 साल। ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होइए। चलिए, तो अपने कुछ अच्छे मेजर टॉपिक में से एक था मानसून, और इस मानसून पर सदर्न ऑस्किलेशन तो आपके आता नहीं है, वैसे ENSO कहते हैं इसे। हवाओं, यही यानी कि यहां से हवाएं उठेंगी, गर्म होगा तो इक्वेटर लाइन से, और ये हवाएं 2 पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ उतरेंगी इंडिया में, कुछ उतरेंगी पेरू के तट पर, और पेरू के तट से हवाएं ऐसे चलेंगी और इंडिया की तरफ से ऐसे। तो यही है सदर्न ऑस्किलेशन, ENSO। ठीक है, अल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। चलिए, तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा साइक्लोन। और साइक्लोन्स पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लिखिए, और उस क्वेश्चन पर हम कल बात करेंगे। यानी कल कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा उसके लिखने के लिए, लेकिन उससे पहले आप कुछ प्रयास करेंगे और क्वेश्चन लिख लीजिए। लेकिन पहले आप लिखिए, कमजोर मानसून की परिस्थितियां, कमजोर मानसून की परिस्थितियां, कमजोर मानसून की परिस्थितियां भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। किस प्रकार प्रभावित करती हैं। इनके प्रकाश में भारत में चल रही नवीनतम योजनाओं का संदर्भ दें, या संदर्भ भी दें। भारत में चल रही नवीनतम योजनाओं का संदर्भ भी दें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी के कैटेगरी का क्वेश्चन है। जितना आप लिख सकते हो, कोई वर्ड्स की बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले तो हमें चीजें बिखेरनी पड़ेंगी सारी, तो जितना लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि एग्जाम में जाते जाते याद उतना ही रह जाएगा जितना वहां पे जरूरत है। अभी से मत सोचो कि हमें वर्ड्स लिमिट्स में काम करना है। ठीक है, तो मैं कभी कभी कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आते हैं मैं उन पर कमेंट भी कर देता हूं कि वर्ड्स लिमिट ज्यादा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दिया करो। ठीक है ना? तो वर्ड लिमिट ज्यादा का मतलब वो मेरे हिसाब से ज्यादा है, वो आपके हिसाब से ज्यादा नहीं है। अभी आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो, एग्जाम में जाते जाते याद उतना ही रह जाएगा जितना आपको लिखना है। हाँ, तो सन स्पॉट्स भी बन जाते हैं भाई हर्ष। ठीक है ना, सन स्पॉट्स भी बन जाते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चक्रवात। चक्रवात पर आप लोग 2-3 क्वेश्चंस नोट कर लीजिए पहले, है ना, जिन क्वेश्चंस को लेकर हम आगे चलने वाले हैं, जिनके संदर्भ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे।
नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन चक्रवात की क्रियाविधि बताइए। ग्रीष्मकालीन चक्रवात की क्रियाविधि को बताइए। अब यार कमेंट करो, ग्रीष्मकालीन निकल गया, ग्रीष्मकालीन को काट करो, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की क्रियाविधि को बताइए। नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसून से पूर्व मार्च अप्रैल और मानसून के पश्चात अक्टूबर नवंबर में ही क्यों आते हैं? मानसून से पूर्व मार्च अप्रैल और मानसून के पश्चात अक्टूबर नवंबर में ही क्यों आते हैं? तथा ये सर्वाधिक मात्रा में, तथा ये सर्वाधिक मात्रा में पूर्वी तटों को क्यों प्रभावित करते हैं? पूर्वी तटों को क्यों प्रभावित करते हैं? अब देखिए, लास्ट ईयर्स में कुछ एक क्वेश्चन आया था कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं, है ना? तो एक आध दो वाहियात सवाल भी आ जाते हैं जो किताबों में आज तक नहीं है और मिलेगा भी नहीं। ठीक, सबसे बड़ी बात यही है। और कुछ चीजें किताबों में तब मिलना शुरू होती है जब वो एग्जाम में आ चुकी होती हैं। बात समझिए आप मेरी। तो उससे होता क्या है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो उस किताब में, वो किताब बढ़िया, वो खरीद कर ले आओ। कोई भी किताब ऐसे नहीं है जो 100% यूपीएससी को कवर कर रहा हो। तो नाम कैसे रखे जाते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है, इसके बाद कभी जिंदगी में नहीं आएगा यूपीएससी में। तो ये समझ लीजिए कैसे रखे जाते हैं। आपको क्वेश्चन करना नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये है अपना इंडिया और इंडिया के पड़ोसी जितने भी भिखारी देश अपने पास हैं। तो ये हमारे कुछ 8 देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, ये जितने भी सारे हमारे 8 देश हैं। इन 8 देशों को हम अल्फाबेटिकली एक टेबल में जमा लेंगे, है ना, 2 3 4 और इस तरह से 8 को हम टेबल में जमा लेंगे। इसमें अपना ये मलेशिया भी है, इनको थाईलैंड वाईलैंड ये अपने साथी हैं। इनके बाद इनसे सबको एक मीटिंग होगी और इनको कहा जाएगा अपनी अपनी तरफ से आप नाम प्रपोज करो कि हम क्या नाम रखें, है ना। तो इसके ये अपने अपने तरफ से 8 या 10 नाम सुझाते हैं कि इसका नाम ये रख दिया जाए। तो बेसिकली महिलाओं के नाम पर ही ये नाम रखे जाते हैं, है ना। जैसे महिलाओं के नाम पर आप क्या है कि कैटरीना, है ना, कुछ भी आप नाम सोच लीजिए, वो नाम पर चक्रवात रखे जाते हैं जो कि फेमस हस्तियां हैं। महिला आयोग ने इस पर आपत्ति भी जताई, तो पुरुषों के नाम पर रखे जाने लगे, जैसे राम बाबू चक्रवात, है ना। तो राम बाबू चक्रवात लोगों को पसंद नहीं आया, तो फिर दोबारा से हम महिलाओं के नाम पे रखने लगे, क्योंकि महिलाओं से बड़ा साइक्लोन जिंदगी में कुछ भी नहीं है ना। तो अब ये अपना अपना नाम सुझा देंगे और इनको अब इसने नाम सुझा दिए, ये सारे पाकिस्तान ने कुछ नाम सुझा दिए, है ना, जैसे लैला वैला, ये नरगिस, ये सारे नाम पाकिस्तान के हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि अपना जैसे जो भी नाम फर्स्ट पे, जैसे बांग्लादेश सबसे फर्स्ट पर है, इसने कुछ भी नाम सुझाया, है ना, जैसे आफरीन इसने बता दिया कुछ ऐसा नाम। तो आज साइक्लोन आया तो उसका नाम रख दिया आफरीन,
पाकिस्तान ने कोई सुझाया नरगिस, तो सेकंड नंबर पर, सेकंड यानी कल कोई साइक्लोन आएगा उसका नाम हो जाएगा ये। और फिर हम इस सीरीज में और नीचे थाईलैंड पर आकर खत्म करेंगे। उसके बाद फिर बांग्लादेश का टर्न आएगा। तो ये सारा क्या होगा, साइक्लोन के नाम हो जाएंगे। अब इनमें से कुछ साइक्लोन ऐसे होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, यानी बहुत तीव्र आते हैं और बहुत विनाशक आएंगे, तो वो फेमस हो जाते हैं। बाकी साइक्लोन खत्म हो जाते हैं, यानी कि छोटे साइक्लोन है उनसे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो ये प्रोसेस पूछा था कि ये कैसे रखे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो यूपीएससी का सही था, अपन कह नहीं कह सकते क्वेश्चन गलत था। कि जो जोग्राफर है, जो जोग्राफी के जनरल नॉलेज के हैं, और एग्जाम में अगर न्यूज में अगर आ रहा है साइक्लोन आ गया है, फिर साइक्लोन का नाम कैसे रखे जाएंगे आपको नॉलेज होनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी इंडिया की बुक में ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। और आज आपको हर कोचिंग के मटेरियल में और कुछ किताबों में ये मिल जाएगा। अब मिलने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यूपीएससी पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन को आप भी मत लिखिए, क्योंकि और अगर लिखना हो तो थोड़ा आप भी लिख सकते हैं, बाकी आपका यूजफुल आपका है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शीतकालीन चक्रवातों की क्रियाविधि को समझाइए। शीतकालीन, शीतकालीन ब्रैकेट डालो, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को समझाइए। शीतकालीन को हटा दो, शीतोष्ण डालो। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्रियाविधि को समझाइए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की क्रियाविधि को समझाइए तथा इनका वाताग्रों से संबंध स्थापित करें। वाताग्र तथा इनका वाताग्रों से संबंध स्थापित करें। क्लियर? तो शुरू करते हैं अपने चक्रवात। जो थे 8 थे, 10 थे, 13 थे, उसका ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी कि प्रोसेस क्या है उसके रखने का, बात वो थी। हवाओं के ऊपर नीचे जाने पर बीच वातावरण तक पहुंचेंगे तब बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जिस इंसान को बिल्कुल भी ज्योग्राफी नहीं आती उसको पढ़ाना बहुत आसान है ना। और जिसको आता है उसको क्या है कि पुराना मटेरियल डिलीट करना है पहले, फिर नया डालना है सॉफ्टवेयर पूरा। तो पहले डिलीट करने में टाइम चाहिए, फिर नई चीज सिखाने में, क्योंकि अगर एक बात कोई गलत कंसेप्ट सीख लिया जाए तो फिर वो रिजिड हो जाते हैं हम उसके ऊपर कि नहीं ऐसा ही होता है ना। तो उसको डिलीट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो वायरस बार बार आपके दिमाग में पॉपअप करता रहेगा। तो और जिसको बिल्कुल नहीं आता वो उसने एक बार ही सीधी सी सीख ली, और वो एग्जाम में जाके वो सीखी हुई चीज वहां पे जाके वॉमिटिंग करनी है उसके बाद तो आपको एग्जाम में, है ना। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया होगा, दिल पे क्यों ले रहे हो यार, डोंट टेक इट टू हार्ट, है ना। चलिए, दो तरह के चक्रवात हैं, एक है उष्णकटिबंधीय और एक है शीतोष्ण कटिबंधीय। दो तरह के साइक्लोन होते हैं। ठीक, जो साइक्लोन 0 से 30 डिग्री के बीच में बनते हैं उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और जो चक्रवात 35 से 65 डिग्री के बीच में बनते हैं इन्हें कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बात समझे? दो तरह के साइक्लोन हैं, जो 30 से और 0 के बीच में बनेंगे, दे आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एंड दोज आर फॉर्म्स बिटवीन 35 to 65, दे आर दीज आर टेम्परेट साइक्लोन्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया
कि साइक्लोन में क्या होता है, सेंटर में लो प्रेशर, बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर। साइक्लोन बनने की दो कंडीशन देख लीजिए। एक कंडीशन क्या होगी कि सेंटर में लो प्रेशर हो और बाहर हाई प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, ये तो बन गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एक बनाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। अब केवल इस एक परिस्थिति से साइक्लोन नहीं फॉर्मेशन होगा, इसके लिए दूसरी और कंडीशन चाहिए, वो है कोरियलिस फोर्स। इस एरिया में कोरियलिस फोर्स भी होना चाहिए। तो कोरियलिस जब फोर्स होगा तो क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियलिस फोर्स की वजह से हमें राइट हैंड साइड और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कौन सा है मेरा, अगर हाथ देखेंगे ये वाला, तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो राइट हैंड किधर है मेरा, ये। तो ऐसे हवाएं नहीं चलेंगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। यहां कहां घूमेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड है मेरा ये, तो लेफ्ट हैंड मेरा ये होगा, तो ऊपर वाली साइड। क्लियर। तो साइक्लोन में हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती हैं। अब चाहे साइक्लोन ट्रॉपिकल हो या साइक्लोन टेम्परेट हो। ठीक है, तो दो अनिवार्य कंडीशन चाहिए अपन को कि सेंटर में लो प्रेशर हो और बाहर क्या हो, हाई प्रेशर। नंबर सेकंड क्या चाहिए हमें, कोरियलिस फोर्स, क्योंकि हवाओं को घुमाना है। तो आप सभी जानते हैं कि विषुवत रेखा पर, इक्वेटर लाइन पर कोरियलिस फोर्स 0 होता है, नहीं होता यहां पे। इसलिए कभी भी विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर तो है सेंटर में, बाहर हाई प्रेशर भी है, लेकिन यहां पे कोरियलिस फोर्स नहीं है। तो इक्वेटर लाइन पर यानी आईटीसी जेड के आसपास यानी अंदर, वहां पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आईटीसी जेड में साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, उसका सीधा सा आंसर क्या है, उसका सीधा सा आंसर है कि वहां पे कोरियलिस फोर्स का मान 0 होता है, इसलिए वहां पे चक्रवात का विकास नहीं होगा। क्लियर। अब देखिए, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, इसको इधर बनाते हैं, ये है 30 डिग्री नॉर्थ और ये है 30 डिग्री साउथ, और बीच में एक लाइन है, इसे कहते हैं इक्वेटर यानी 0 डिग्री। तो कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि सेंटर में लो प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर होना चाहिए का मतलब क्या है, कितना लो प्रेशर हो, टेम्परेचर कितना हो पानी का, पानी का टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा। ठीक है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, कम तापमान पर ये नहीं फॉर्मेशन होंगे। क्लियर। नंबर सेकंड, नंबर दूसरी बात, आप लोग लिखते रहिए साथ साथ, मैं जहां पे मैं लिखाऊंगा इनके अलावा लिखाऊंगा। नंबर दूसरा, ये जो टेम्परेचर है ये लगभग 65 मीटर से और 70 मीटर गहराई तक होना चाहिए ओशन में। ये जो टेम्परेचर मेंटेन है
ये टेम्परेचर 65 से 70 मीटर गहराई तक यही तापमान हमें मिलना चाहिए। क्लियर? नंबर सेकंड थिंग, तो इतना टेम्परेचर हमें क्या सर्दियों में मिल जाएगा? क्या हमें सर्दियों में इतना तापमान मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये ग्रीष्म काल में ही बनेंगे। ग्रीष्म काल में ही निर्मित होंगे। और पानी का टेम्परेचर है तो कहां बनेंगे? समुद्रों पर। तो ये गर्म ओशन की सतह पर निर्मित होते हैं, समुद्रों पर। ग्रीष्म काल में बनेंगे, समुद्रों पर बनेंगे। कहां से कहां बनेंगे? 30 से 30 के बीच में बनेंगे। क्लियर? अब आप थोड़ा इसमें और अच्छी बात को समझिए। अगर मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए कि इसमें ग्रीष्म काल में ये बनेगा, तो आप जानते हैं कि सन ग्रीष्म या तो गर्मियां नॉर्थ में होंगी या गर्मियां साउथ में होंगी। दोनों समय पर, दोनों हेमिस्फीयर में, यानी कि एक ही समय पर दोनों हेमिस्फीयर में एक साथ गर्मी नहीं हो सकती। इसलिए ये चक्रवात किसी एक ही गोलार्ध में बनेंगे। बात समझे? तो लिखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये चक्रवात ग्रीष्म काल में बनते हैं, क्योंकि ये चक्रवात ग्रीष्म काल में बनते हैं, अतः ये एक ही समय पर, अतः ये एक ही समय पर किसी एक ही हेमिस्फीयर में मिल सकते हैं या एक ही गोलार्ध में मिल सकते हैं। एक ही समय पर किसी एक ही गोलार्ध में मिल सकते हैं। क्लियर? अब मत लिखना, अब समझिए। इसके आगे आपको मैं लिखाऊंगा। अब जैसे मानिए कि इंडिया यहां है, इंडिया है यहां पे, थोड़ा सा ऊपर है, और बेसिकली इंडिया पूरा है इधर, है ना? इस तरह है हमारा इंडिया। अब मानिए कि ये फॉर्मेशन हो गया बंगाल की खाड़ी में, यहां पर ये बना साइक्लोन, इसको मैं मिटा देता हूं इधर। तो साइक्लोन का फॉर्मेशन यहां पर हुआ, बीच में बना लो प्रेशर, बाहर क्या है? हाई प्रेशर। क्लियर? अब इस एरिया में हवाएं कौन सी चल रही हैं? व्यापारिक हवाएं, ऐसे पूरे में। तो व्यापारिक हवाएं इसको क्या करेगी? इंडिया की तरफ धकेलेगी। तो ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी? पूर्व से पश्चिम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये चक्रवात बनने के पश्चात, ये चक्रवात बनने के पश्चात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। बनने के बाद व्यापारिक पवनों की दिशा में लिखो, बनने के बाद व्यापारिक पवनों की दिशा में, बनने के बाद व्यापारिक पवनों की दिशा में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर ही यूपीएससी प्री के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? जैसे मानिए कि साइक्लोन का फॉर्मेशन यहां भी होगा और अरब सागर में भी होगा। तो एक साइक्लोन बना बी और एक बना ए, ठीक? तो अब ये क्या हुआ? ट्रेड विंड की वजह से ये तो इधर आ गया, और ये वाला ट्रेड विंड की वजह से दूर चला जाएगा। बात समझ गए ना? तो ए तो ऐसे आएगा। अब देखो मैं यहां समझा रहा हूं, किसी को टेंशन हो रही है सर सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा होगा, पहले यहां समझ लीजिए, साउथ वाला बाद में बता देंगे क्या होगा।
वो भी ईस्ट से वेस्ट चलेगा यार, यहाँ भी ट्रेड विंड ही चलेगी, तो यहाँ भी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगी, तो सेम ही होगा दोनों तरफ। ठीक है, तो यहां तो ये आगे कॉस्ट के पास और यहां चला जाएगा कॉस्ट से दूर। तो यूपीएससी क्या आपसे पूछेगा कि सेंटेंस उसने दिया नंबर ए, सेंटेंस का उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ठीक है, सॉरी उसने रीजन है, तो सेंटेंस में उसने दिया कि चक्रवात पूर्वी तट को ज्यादा प्रभावित करते हैं जबकि पश्चिमी तटों पर चक्रवात नहीं आएंगे। रीजन उसने दिया क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हैं या व्यापारिक पवनों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उसने ऑप्शन क्या दिए आपको, ऑप्शन उसने दिए ए और आर दोनों सही, आर ए को सही एक्सप्लेन करता है, ए और आर दोनों सही, आर ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता है, ए गलत आर सही, आर गलत ए सही। तो मुझे आप कमेंट में अपना आंसर बताइए। दोनों सही हैं, सही एक्सप्लेन कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ए और आर दोनों सही हैं। चलिए अभी देखते हैं क्या सही है और क्या नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे, सेंटेंस ये कहा कि पूर्वी तट को ज्यादा प्रभावित करेंगे और यानी कि पश्चिमी तट से दूर चले जाएंगे, यानी पश्चिम तट पर नहीं आएंगे। तो आपको ये तो जनरल साइंस, आपका जनरल दिमाग काम कर रहा होगा कि जब पूर्वी तट से दूर चला जाएगा तो गुजरात और मुंबई में अभी हाल ही दिनों में साइक्लोन आया, वो कैसे आता, इसका मतलब वो तो गलती होगा, लेकिन उसका गलत होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो उसका पूरा पूरा गलत है, लेकिन फंडामेंटल क्या है कि ये किधर आएंगे, ईस्ट से वेस्ट, तो अगर ये ईस्ट से वेस्ट जाएगा तो दूर चला जाएगा। लेकिन यहां आपको अपनी पुरानी सीखी हुई चीजें अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करना है कि जब भी साइक्लोन यहां पे बना मान लीजिए और वो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो भी चीज मूवमेंट करती है क्या वो बिल्कुल सीधी करेगी या कोरियलिस बल उस पर लगेगा, कोरियलिस बल लगेगा, और कोरियलिस बल की वजह से चीजें राइट हैंड साइड की तरफ घूमेंगी ऐसे, और घूमने के बाद अब ये क्या करेगा, तट पर अटैक करेगा। बात समझे आप, तो ए पर भी आएगा, इस वाली साइड आएगा और इस वाली साइड भी आएगा, तो यहां एक बार दूर जाएगा, घूमकर दोबारा अटैक करेगा, यानी कि वो करेगा महाराष्ट्र और गुजरात वाले एरिया में अटैक। ठीक है, कभी भी केरल में साइक्लोन आया हो ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, या गोवा में बहुत बड़ा चक्रवात आ गया हो, तो मेजरली ये ऊपर वाले इन स्टेट्स में ज्यादा अटैक करेगा, और कोर्लिस बल की वजह से ये घूमता हुआ और अरब सागर में चक्कर लगाएगा और जाकर अटैक करेगा। तो वो उसका ए सेंटेंस गलत था और आर उसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। ठीक है ना, चलिए, तो क्या लिखा फंडामेंटल आपने कि ये पश्चिम से सॉरी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे और पूर्वी तटों को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे, और पूर्वी तटों को सर्वाधिक प्रभावित करेंगे। अब एक स्टार पॉइंट लगाइए, अब एक स्टार पॉइंट लगाइए। इसका अर्थ यह नहीं है कि, इसका अर्थ यह नहीं है कि पश्चिमी तटों पर चक्रवात नहीं आएंगे। पश्चिमी तटों पर चक्रवात नहीं आएंगे। यहां बनने वाले चक्रवात पश्चिम दिशा में आगे तो बढ़ेंगे, यहां बनने वाले चक्रवात पश्चिम दिशा में आगे तो बढ़ेंगे, परंतु
वे कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर व दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमकर पुनः तट पर प्रहार करेंगे। बात समझ में आया? चलिए, यहां तक किसी को डाउट है? जो पार्टिसिपेंट अपना हैंड रेज कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में अपना सवाल पूछें, क्या है? फिर सर ए वाली साइड में तमिल क्या लिखा? TM, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में भी साइक्लोन। हाँ बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आएगा? पूरी तट पर जो भी आएगा सारा बांग्लादेश से ऊपर, बंगाल से लेकर और नीचे तमिलनाडु तक सारा इफेक्ट होगा। क्यों बनेगा प्रति चक्रवात भाई? प्रति चक्रवात क्यों बन जाएगा? ये क्या है RHS और LHS? ये RHS और LHS क्या लिखा है? मैंने तो कहीं लिखा नहीं इसके ऊपर। देखिए, हवा यहां से चली और पूर्वी तट पर टकराया, और यहां से जब गया तो कोर्लिस बल से घूमा और तट पर अटैक किया। अभी आप एक बार समझने पे ध्यान दें, कमेंट करने पर ध्यान ना दें, ठीक है ना? आप केवल कुछ मत करो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, आप केवल एक चीज याद रख लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। आप केवल इसको याद रख लीजिए, है ना? क्योंकि 4-5 दिन से लगातार इसको समझा चुके हैं और बहुत सिंपल सी चीज है कि हवाएं कैसे घूमेंगी। अब केवल आप इसको रट लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड हवाएं घूमेंगी। चलिए, तो ये हो गया। अब ये साइक्लोन जब बना तो साइक्लोन कैसा दिखता है? साइक्लोन कैसा दिखेगा उसका डायग्राम आप बना लीजिए सभी मेरे साथ। बीच में क्या है? लो प्रेशर है। बाहर क्या है? हाई प्रेशर है। अब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर, और यहां आकर ऊपर उड़ जाती हैं। यहां से भी हवाएं लो प्रेशर की तरफ, और धीरे धीरे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। आप लोगों ने गांव में रेत को खेतों में घूमते हुए देखा है? जब कई बार गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, गर्मियों के दिनों में, तो खेतों में मिट्टी घूमने लगेगी, उसके साथ पॉलीथीन, मिट्टी, पत्ते वत्ते बहुत कुछ घूमने लग जाएगा, और हमें गांव में डराया जाता था कि इसमें भूत है ना, और ये भूत उठा के ले जाएगा तुम्हें। तो वो साइक्लोन ही है, छोटा साइक्लोन है, लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं है तो वो कलेप्स कर गया है। अगर उसमें मॉइस्चर होती तो वो भी थोड़ा जिंदा रह सकता था ज्यादा दिनों तक। तो सेम साइकिल उसमें जैसे हवाएं घूमती हैं, इसी तरह से हवाएं यहाँ पे घूमेंगी चक्रवात में। बस समझ में आया? उस जब भी वो घूम रहा हो तो देखना, वो अगर अपने एरिया में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं घूम रही हैं तो उसमें हवाएं अपने घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम रही होंगी, है ना, राइट हैंड साइड पर। तो ये बना
अब क्या करती है, जब हवाएं ऊपर उठी तो ऊपर उठ के क्या होती है, हवाएं एडियाबैटिक प्रोसेस से ठंडी होती हैं, ठीक है ना। जो भी हवा ऊपर जाएगी वो एडियाबैटिक प्रोसेस से ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, दोनों तरफ क्लाउड बन जाएंगे। इन क्लाउड्स का नाम होता है कपासी वर्षा मेघ। अभी केवल नाम याद रखना आप, बादलों में केवल नाम याद रखने हैं आपको। तो कपासी वर्षा मेघ इनका नाम होता है। कपासी क्या है, सफेद, यानी आप कभी सर उठा के देखोगे आसमान में आपको सफेद बादल नजर आएंगे, तो उन्हें कहते हैं कपासी वर्षा, कपासी मेघ। और वर्षा मेघ क्या होते हैं, जब इसमें मॉइस्चर जाके बैठ जाएगी तो ये डार्क रंग के नजर आएंगे हमें। तो जहां बारिश होती है वहां पे बादल काले रंग के नजर आते हैं, तो उन्हें कहते हैं कपासी वर्षा मेघ। और यहाँ पे क्या क्या हो रही होगी, बारिश। ठीक, अब बारिश करने के बाद में जो एयर ड्राई हुई है, शुष्क, उनमें से कुछ हवाएं सेंटर में इस दीवार के पास से उतर रही होगी नीचे, फिर वापस वो इनके साथ मिलती है और दोबारा ऊपर। इसी तरह यहां भी नीचे उतरेगी, और नीचे आके गर्म हो जाएगी, गर्म होकर दोबारा इनके साथ मिलकर ऊपर जाएगी, और इस तरह से रोटेशन बना हुआ है इनका, इधर इनका रोटेशन बना हुआ है। क्लियर। तो इसे क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख। किसे, इस दीवार के बीच में, यानी जो ये ए दीवार बनाई है और बी दीवार जो बनाई है, इसे कहा जाता है बीच वाले पोर्शन को चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख में क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं तो ये मौसम शांत होगा, ऊपर कोई भी क्लाउड उलाउड कुछ नहीं मिलेंगे, बारिश नहीं हो रही होगी। बात समझ गया। चक्रवात की आंख में हवाएं जब नीचे उतर रही हैं तो कोई भी बारिश वारिश कुछ नहीं होगी। और अब ये किस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर। तो लिखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी संरचना क्या होगी, है ना। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, चक्रवात में एक आंख पाई जाती है। चक्रवात में एक आंख पाई जाती है जो कि इसके मध्य भाग में होती है। एक आंख पाई जाती है जो कि इसके मध्य भाग में होती है। ठीक है, आगे लिखिए। इस आंख की बाहरी दीवार के साथ, इस आंख की बाहरी दीवार के साथ हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। और मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। और मूसलाधार वर्षा प्रदान करती हैं। अतः यह भाग चक्रवात का सबसे सक्रिय भाग होता है। चक्रवात का सबसे सक्रिय भाग होता है। यह भाग चक्रवात का सबसे सक्रिय भाग होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट।
अपना नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए। चक्रवात के भीतरी भाग में, यानी चक्रवात की आंख के भीतरी भाग में, चक्रवात के आंख के भीतरी भाग में ठंडी और शुष्क हवाएं, ठंडी और शुष्क हवाएं न्यून मात्रा में नीचे उतरती हैं, न्यून मात्रा में नीचे उतरती हैं, न्यून मात्रा में नीचे उतरती हैं। अतः चक्रवात की आंख के ऊपर, चक्रवात की आंख के ऊपर वायुमंडल में, आंख के ऊपर वायुमंडल में बादलों का निर्माण नहीं हो पाता, बादलों का निर्माण नहीं हो पाता। अतः यह भाग, अतः यह भाग चक्रवात का सबसे शांत भाग होता है, यह भाग चक्रवात का सबसे शांत भाग होता है। ठीक, अब समझिए। अब बाहर था हाई प्रेशर और अंदर था लो प्रेशर। तो बाहर मान लीजिए यहां पर आपका प्रेशर था 1000 MB, यहां कोई ए पॉइंट है मान लीजिए, यहां कोई बी पॉइंट है, यहां पर आपका प्रेशर है 990, यहां पर है 950, यहां है 940 MB, अंदर सेंटर में जैसे जाएंगे 800 MB, है ना, और अंदर जैसे पहुंच गए तो मान लीजिए 750 MB प्रेशर डिफरेंस है। इसी तरह से वहां पर भी है, यहां पर जाएंगे तो 1000 MB, इधर जाएंगे 990 MB, इधर आएंगे तो 950 MB, 940, 800 और 750। तो क्या होगा, इस वाले को क्या करेंगे, इसके साथ जब मिला के इस तरह से लाइन खींची जाएंगी तो इन्हें कहते हैं समदाब रेखाएं। ऐसे तो ये क्या बन गई, समदाब रेखाएं। बात आई समझ में। तो इसमें जो समदाब रेखाएं बनेंगी वो गोल गोल होंगी ऐसे सारी, और समदाब रेखाओं में मैंने बता दिया क्या होती है समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं होती हैं इक्वल एयर प्रेशर को मिलाने वाली रेखाएं। बात समझ भाई। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि कभी आप अगर जैसे मान लीजिए किसी पुराने हवेलियों में जब जाते हैं आप, या पुराने किसी भी बिल्डिंग में जाएं या किले विले में घूमने जाएं, तो वहां पर जब देखते हो सीढ़ियां थोड़ी खड़ी खड़ी मिलती हैं हमें, है ना, उनकी हाइट ज्यादा होगी और उनमें चौड़ाई कम मिलती है, ठीक है ना, उनकी हाइट ज्यादा मिलेगी और चौड़ाई कम मिलेगी। तो अगर आपका पैर ऊपर से फिसला तो आपकी स्पीड बड़ी शानदार बनती है, ठीक है ना। लेकिन आजकल जो मॉडर्न आर्किटेक्ट है इसमें सीढ़ियां थोड़ी चौड़ी बनाई जाती हैं। जैसे किसी गुरुद्वारे में आप जाइए तो वहां पर आपको चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां मिलेंगी जिनकी हाइट कम होगी। अगर आप फिसल भी गए तो एक से दूसरी पर ही जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है ना, उनकी हाइट कम होती है, लेकिन पुरानी वाले की हाइट ज्यादा होगी। तो जो ये आइसोबार बनी है इनमें जितना कम गैप होगा, सीढ़ियों में पैर रखने का गैप जितना कम होगा, ये ध्यान रखना। तो जितना गैप कम होगा
उतनी ही स्पीड ज्यादा होगी विंड की, और जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ही स्पीड कम होगी। तो इसमें क्या होता है, समदाब रेखाएं गोल होती हैं और समदाब रेखाओं के बीच में गैप बहुत कम होता है, समदाब रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, और जब समदाब रेखाएं पास पास होंगी तो विंड की स्पीड ज्यादा होगी। और विंड की स्पीड ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा स्पीड होगी, ये 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हो सकती हैं। ये डिपेंड करेगा लो प्रेशर कितना है और हाई प्रेशर कितना है। ठीक है, लिखिए पॉइंट, लिखिए, इन चक्रवातों में समदाब रेखाएं, इन चक्रवातों में समदाब रेखाएं पास पास होती हैं। इन चक्रवातों में समदाब रेखाएं पास पास होती हैं एवं गोलाकार आकृति में होती हैं। एवं गोलाकार आकृति में होती हैं। पास पास समदाब रेखाओं के होने का अर्थ यह है कि पास पास समदाब रेखाओं के होने का अर्थ यह है कि पवनों की गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। पवनों की गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। पॉइंट क्लियर है आपको? खुशबू आप पूछ रहे थे कि प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन, क्या एक्सप्लेन करना है इसमें? अब शिव एटलस तो नहीं हो पाएगा, एटलस कल से शुरू करेंगे। समदाब रेखाएं इक्वल एयर प्रेशर को जो मिलाती है ना, यहाँ पे 100,000 था, उधर 1000 था, दोनों को मिलाया हमने, तो इक्वल एयर प्रेशर को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं समदाब रेखाएं। ठीक है ना? भवंडर, हाँ वो ये भवंडर कहो, साइक्लोन कहो, बात एक ही है। हो गया? चलिए, तो क्या बताया मैंने, समदाब रेखाएं जितनी पास होगी हवाएं उतना तेजी से चलेंगी। हवाओं की स्पीड होगी 200 से 400 किलोमीटर। अब ये कितना बड़ा हो सकता है, ये जो साइक्लोन बना है ये कितने एरिया कवर करेगा? ये करेगा अप्रॉक्स 500 से लेकर और 1200 वर्ग किलोमीटर, 1200 से 1500 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये 1200 से 1500 वर्ग किलोमीटर तक के एरिया को प्रभावित करेगा। क्लियर? तो ये हुई इसकी आपकी डायरेक्ट, कैसा ये दिखता है। अब देखो ये साइक्लोन जिंदा क्यों है ना? ये साइक्लोन कैसे इफेक्ट करेगा? जैसे ये साइक्लोन है मान लीजिए, और इस साइक्लोन में हवाएं ऐसे गई और ऊपर उठ गई, इधर से ऐसे गई और इधर ऊपर उठ गई और क्लाउड बना। ठीक, तो ये जो हवाएं जा रही है जलवाष्प भी लेकर जा रही है, और जलवाष्प में क्या होगी, लेटेंट हीट फ्री होगी। यहां पर भी लेटेंट हीट फ्री होगी क्योंकि जलवाष्प तो लेके गया ही है ऊपर ये। और जैसे ही लेटेंट हीट फ्री होगी वैसे ही ये क्लाउड गर्म होगा और ऊपर उड़ जाएगा। ये क्लाउड भी गर्म होगा, ऊपर उड़ जाएगा, और नीचे से जो वायु आ रही है इसको नया क्लाउड बनाने का मौका मिल जाएगा। ये तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी जगह नया क्लाउड बन जाएगा। ये ऊपर शिफ्ट हो गया
और इसके जगह क्या बन गया, एक नया क्लाउड बन गया, फिर इसमें लेटेंट हीट निकली और ये ऊपर शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स जब तक मॉइस्चर आती रहेगी, जब तक मॉइस्चर इसको मिलती रहेगी, यही मॉइस्चर क्या है, इसका फ्यूल है, ईंधन है इसका, तो जब इसको मॉइस्चर नहीं मिलेगी तो इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और इस साइक्लोन कोलैप्स कर जाएगा। तो ये साइक्लोन कब तक जिंदा है, जब तक फ्यूल इसको मिल रहा है। और फ्यूल क्या है, जलवाष्प से निकलने वाली गुप्त ऊष्मा। क्लियर, लिखिए, जलवाष्प से निकलने वाली गुप्त ऊष्मा यानी कि जलवाष्प से निकलने वाली गुप्त ऊष्मा इस चक्रवात का ईंधन होती है, इस चक्रवात का ईंधन होती है। गुप्त ऊष्मा इस चक्रवात का ईंधन होती है। क्लियर, अब थोड़ा होल्ड करो और सुनो। अब देखो, ये समुद्र को क्रॉस करके कहां आ गया, लैंड पार्ट पर आ गया। ठीक है, अभी तक तो ओशन के ऊपर था, लेकिन जैसे ही ये लैंड पार्ट पर आया तो अब हवाएं कहां से चल रही हैं, लैंड से चल रही हैं। अब लैंड से जो हवाएं जा रही है, क्या इसमें मॉइस्चर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हवाएं ऊपर उठेंगी, ठंडी होंगी और खुद ही नीचे आ जाएंगी। बस समझे आप। तो जो हवाएं ऊपर नीचे आ रही हैं, ये नीचे से उठने वाली हवाओं को दबा देगी और साइक्लोन कोलैप्स कर जाएगा, साइक्लोन खत्म हो जाएगा। तो ये कोस्टल एरिया के लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक अपना इफेक्ट दिखाएंगे, इसके बाद ये साइक्लोन खत्म हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि लैंड पार्ट पर आया और लैंड से जो हवाएं अब उठ रही हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं होगी तो हवाएं ठंडी होंगी और नीचे आ जाएंगी और ये साइक्लोन कोलैप्स कर जाएगा। लिखिए, इसीलिए जब ये चक्रवात स्थलीय भागों पर प्रवेश करते हैं, जब ये चक्रवात स्थलीय भागों पर प्रवेश करते हैं, तो हवा को आर्द्रता नहीं मिल पाती, तो हवा को आर्द्रता नहीं मिल पाती, जिससे हवाएं खुद ठंडी होकर नीचे उतर आती हैं। हवाएं खुद ठंडी होकर नीचे उतर आती हैं और साइक्लोन नष्ट हो जाता है और चक्रवात नष्ट हो जाता है। क्लियर, चलिए, तो अब ये और कैसे नष्ट हो सकता है। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि मानिए ये साइक्लोन कहां चला गया, घूमते घूमते 0 डिग्री और 30 डिग्री के बीच तो ये बनेगा, लेकिन ये साइक्लोन यहां बना और राइट हैंड साइड की तरफ घूमा और घूमते 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 ये कहां चला गया, 30 डिग्री तक पहुंच गया ऊपर। तो जैसे ये 30 से 30 डिग्री के आसपास वाले एरिया में जाएगा, इसके ऊपर से हवाएं उतर रही है, क्योंकि 30 डिग्री पर तो क्या होती हैं, हवाएं नीचे आती हैं, आपको पता ही है। तो जहां पे हवाएं नीचे उतर रही होंगी, अगर ये उनके नीचे पहुंच जाएगा तो नीचे से हवाओं को उठने देगा नहीं, ऊपर से हवाएं इसको दबा देंगी और साइक्लोन कोलैप्स हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन ये बनती है, पहली कंडीशन तो ये लैंड पार्ट पर अंदर एंटर कर जाए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये घूमता घूमता कहां पहुंच जाए, 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाए, और 30 डिग्री पर तो हवाएं ऑलरेडी नीचे उतर रही हैं, और जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो ये साइक्लोन कोलैप्स कर जाएगा। लिखिए, यह चक्रवात उस परिस्थिति में भी खत्म हो सकते हैं, ये चक्रवात उस परिस्थिति में भी खत्म हो सकते हैं
जबकि ये घूमते हुए 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाएं। जबकि ये घूमते हुए 30 डिग्री के आसपास पहुंच जाएं। हो गया। एक और कंडीशन है इसके खत्म होने की। अब जैसे ये साइक्लोन घूमता घूमता कहां पहुंच गया, 30 डिग्री के आसपास कहीं पहुंच गया, यानी कि ये लगभग कर्क और मकर रेखा के आसपास है, प्रॉपर 30 तक नहीं पहुंचा मान लीजिए, लेकिन क्या मिल जाए इसको, जेट स्ट्रीम मिल जाए ऊपर। मैंने आपको क्या बताया था कि जेट स्ट्रीम भी चलती है और ये 20 डिग्री तक आती है सर्दियों में और गर्मियों में थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये लगभग कर्क और मकर रेखा के आसपास कहीं चल रही हो जेट स्ट्रीम, और ये जेट स्ट्रीम के नीचे पहुंच जाए बाय चांस, तो अगर ये नीचे पहुंच गया है तो जेट स्ट्रीम का नेचर कैसा है, ठंडा, कोल्ड। तो ये हवाएं उठेंगी, ठंडी होंगी और नीचे आ जाएंगी। अब क्लाउड ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये ओशन पर ही क्यों ना बन रहा हो, ये कलेप्स हो सकता है। क्लियर? तो लिखिए नंबर थर्ड कंडीशन कब खत्म होगा, यह तब भी खत्म हो सकता है जबकि, यह तब भी खत्म हो सकता है जबकि ये चक्रवात जेट स्ट्रीम के नीचे आ जाएं। इसको बोलते हैं ऊपरी वायुमंडल में क्षैतिज कर्तन होना, यानी क्या कहिए, काट दिया इसको। तो ऊपरी वायुमंडल में क्या हो जाए, क्षैतिज कर्तन हो जाए, हॉरिजेंटल इसको काट दिया जाए, क्षैतिज कर्तन। ठीक है। देखिए आप ही लोग तय करेंगे कि मैं कैसा पढ़ाऊं, है ना। हर क्लास में स्टूडेंट ही तय करता है कि टीचर को कैसा पढ़ाना चाहिए। तुम अच्छा पढ़ के दिखाओ, मैं अच्छा पढ़ा के दिखाता हूं, और तुम अगर ऐसे कोई डाउट नहीं आए आपके या फिर कुछ भी ऐसी बात हुई तो ये मान लिया जाएगा कि टॉपिक आपको समझ में आ गया है, और टॉपिक फिर शताब्दी की तरह आगे चलेगा और फिर आपके सर के ऊपर से सर निकल जाएगा। तो मैं कैसा पढ़ाऊं और क्या चीज आपको पढ़ाऊं, क्योंकि आप अगर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो मैं बड़ी चीज पर जाने से पहले 10 बार सोचूंगा। ठीक है, लेकिन छोटी चीजों को अगर एक बार आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है, तो अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो मैं बड़ी चीजों पर जाने से घबराऊंगा नहीं। और यूपीएससी तो आप जानते हैं इंडिया का सबसे टॉप एग्जाम है, तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयार होना चाह रहे हैं। और आप सोचिए कि जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से नहीं, यहाँ पे से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से नहीं है, और जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से वो भी सारा चौपट है उनका मामला, है ना, तो उनसे कोई घबराना उबराना नहीं है अपन को। तो है क्या, जो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से नहीं है, इसका मतलब आपको 100 से 120 घंटे में पूरी ज्योग्राफी सीखनी है, जीएस की, है ना। और 100 से 120 घंटे में सीखना है। और जो ज्योग्राफी वाला होता है वो 11th में पढ़ता है, 12th में पढ़ेगा, ग्रेजुएशन, पीजी, तो यानी उसने जो 7-8 सालों में मेहनत करी है, आपको कितने दिनों में करनी है, 100 से 120 दिन। आपको बहुत जागरूक रहना है, सजग भी रहना है, और चीजें बहुत अच्छे से सीखनी भी है। अगर आप सोचेंगे कि उसी ढर्रे पे चलता रहे जैसा ढर्रे से हम पढ़ रहे थे, तो चीजें आपके हाथ से धीरे धीरे फिर स्लिप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर आपने ये मानस बना लिया है कि आपको यूपीएससी ही देना है, और मुझे अब यूपीएससी में आ तो गए ही हो, आप तैयारी में तो उतर ही गए हो, युद्ध में तो अब उतर ही गए हो,
तो फिर अब युद्ध में आप सोचें कि ये वैसे ही रह लेंगे जैसे घर में रहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो भी कुछ टाइम आपके पास है सारा झोंक दीजिए इसमें, है ना। तब तक पढ़िए जब तक आपकी आंखों में आंसू ना आ जाएं। और ये यूपीएससी है, बहुत इजी एग्जाम नहीं है। इजी एग्जाम उसी के लिए है जिसने चीजों को सीख लिया है, ठीक है ना। आपको बार बार मन करेगा कि मैं क्विट कर जाऊं इससे, ठीक है, लेकिन आपके जब पड़ोसी बन रहे होंगे या दोस्त कुछ आईएएस वाईएएस बन रहे होंगे तो आप में एक खून खोलता रहेगा कि मैं भी बनूं। लेकिन अगर आप पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो नहीं बनेंगे। इससे अच्छा ये है कि या तो आप अपना स्ट्रीम चेंज कर लीजिए या कुछ अपनी आदतें सुधार लीजिए और आप उस ट्रैक पर आ जाइए जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है। यूपीएससी बहुत प्यारा एग्जाम है, सिलेबस बहुत प्यारा इसका डिजाइन किया हुआ है। सबसे खूबसूरती यह है कि हर साल होता है, ठीक है, और हर साल आपको 800 से 1000 के बीच में सीटें मिलती हैं। तो दैट मीन्स आप आराम से करेक्ट कर सकते हैं, पूरा प्लानिंग कर सकते हैं कि इस तारीख को होना है एग्जाम, इस टाइम में किस किस तरह से एग्जाम की प्रिपरेशन करूं। तो आपको 100 से 120 घंटे आपको मिले हैं और चीजें बहुत खूबसूरत हैं, इनको अच्छे से समझा जा सकता है। तो लगाइए अपना टाइम जो भी आपके पास में है, ठीक है, जो भी कुछ आपके पास है झोंक दीजिए इसमें। चलिए, तो अब मैंने क्या कहा, ये किधर चलेगा, वेस्ट टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ठीक। अब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में आया तो सपोज करिए यहां पे मेरा घर है। आज क्लास हो सकता है कि 5-7 मिनट आगे ऊपर निकल जाए, तो इस टॉपिक को निपटा के मानेंगे। तो ये हवाएं चली, हवाएं कहां चली, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो हवाएं की स्पीड क्या थी, स्पीड थी लगभग 200 से 400। अब मान लीजिए आपने कार ली, कार किस लिए ली, ताकि मैं जल्दी कहीं पर पहुंच जाऊं, और आप उसको बहुत स्पीड से चला रहे हैं तो आप बहुत जल्दी कहीं और भी पहुंच सकते हैं। बात तो सही है ना। दैट मीन्स जो जितना स्पीड से चलेगा इतना जल्दी खत्म भी हो जाएगा। तो ये साइक्लोन जितना स्पीड से चल रहा है ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी लैंड पार्ट पर एंटर करने वाला है। तो इसका लाइफ स्पान जो होता है वो 1 से 3 दिनों का होता है ओनली। इसका लाइफ स्पान यानी जीवन चक्र 1 से 3 दिनों का होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, इसका जीवन चक्र 1 से 3 दिनों का होता है। इसका जीवन चक्र 1 से 3 दिनों का होता है। क्लियर। अब मैंने कहा ये मेरा घर है, इसमें हाई प्रेशर कहां था, बाहर, अंदर था लो प्रेशर और फिर था हाई प्रेशर, ऐसे ही था ना। यहां था लो प्रेशर, यहां पे था हाई प्रेशर, ठीक है, और अब ये मेरे तरफ आ रहा है, मेरे घर की तरफ आ रहा है। तो जब ये मेरे घर की तरफ आएगा तो पहले कौन सा हिस्सा आएगा, ये वाला। क्लियर। इसका मतलब मेरे घर के ऊपर से हवाएं कैसी चल रही होंगी, ऐसे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो थप्पड़ किधर से पड़ रहे होंगे, इस वाले गाल पर। बस समझ गए आप। तो इधर से हवाएं चलेंगी, इधर से थप्पड़े पड़ रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद क्या होगी, क्योंकि ये आ जाएगा बाहर वाला हिस्सा आई के, और इस वक्त यहाँ पे मूसलाधार वर्षा हो रही होगी। लेकिन जैसे ही आई वाला हिस्सा क्रॉस कर जाएगा मैं किसके नीचे आ जाऊंगा, इसके नीचे। बात समझे। जैसे ही सारा क्रॉस कर गया, शशि मैंने एग्जाम पास कर लिया है या नहीं किया है, बात वो नहीं है। बात यह है कि साइक्लोन किधर जा रहा है ना। ना तो मैं तुम्हें घर से कुछ खिलाने आऊंगा और ना तुम जिस दिन बन जाओगे तो मेरे घर पेटियां पहुंचाने आ रहे हो, ठीक है। तो ये पेटियां तुम मेरे घर पहुंचाओगे नहीं, पेटियां अपने घर ही लेके जाओगे, ठीक है। तो हवाएं आई,
और जब आई तो सबसे पहले हवाएं इस डायरेक्शन में चली, तो मेरे घर के हवा, मेरे ऊपर से हवाएं कैसे चल रही थी, इस डायरेक्शन में, तो हवाएं उधर जा रही हैं। स्पीड क्या है, 200 से 400, तो थप्पड़ किधर से पड़ रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन से। थोड़ी देर के बाद मेरे ऊपर कौन आ जाएगा, आई की बाहर वाली वॉल, तो बहुत तेज बारिश अब मेरे ऊपर होना शुरू हो गई होगी, हवाओं की स्पीड बढ़ रही होगी। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, मैं इसके नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, ये तो क्रॉस कर गया है, अब मैं इसके नीचे आ गया हूं। तो इस वक्त बिल्कुल क्लाउड व्लाउड सारे हट गए हैं, वायुदाब घट गया है, क्योंकि लो प्रेशर है ना सेंटर में, एयर प्रेशर गिर गया है एकदम। और इस वक्त एकदम मौसम शांत है, क्योंकि मैंने कहा जो हवाएं नीचे उतरे वहां पे मौसम शांति होता है, क्योंकि इसीलिए तो अशोक शांत बना था। तो पिक्चर में डायलॉग सुना है आप लोगों ने, ये तूफान के आने की पहले की शांति है। ज्योग्राफी से बहुत सारे डायलॉग लिए हैं पिक्चरों में। तो ये तूफान के आने की पहले की शांति है, जब मेरा घर इसके नीचे है। जैसे ही ये हिस्सा क्रॉस करेगा, अब मेरे ऊपर थपाड़े किधर से पड़ेंगे, इस डायरेक्शन से, क्योंकि हवाएं अब कहां से आ रही हैं, हाई टू लो, तो अब इधर से पड़ेंगे। और जैसे ही ये लो प्रेशर गुजरेगा, अचानक से मूसलाधार वर्षा होगी, क्योंकि कौन आ गया है, आई की बाहर वाली वॉल। और इस वक्त सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि पहले ही जर्जर कर दिया है, और जैसे ही बारिश शुरू होगी वैसे ही सब कुछ कलेप्स कर जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है अलग अलग पर, ये कोई फिक्स नहीं है आई कितने किलोमीटर की होगी, ये डिपेंड करेगा लो प्रेशर और हाई प्रेशर पर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ये कैसे इफेक्ट करेगा, डायरेक्शन विंड की कैसे चेंज होगी। अगर आपसे कहता है मान लीजिए साइक्लोन में मौसम संबंधी दशाओं को बताएं, तो साइक्लोन में मौसम संबंधी दशाएं यानी कि 30 से 40 वर्ड्स में आपको उसको बतानी पड़ेंगी। पहले हवाएं किधर से चलेंगी, बाद में हवाएं किधर से आएंगी। तो मैं लिखा रहा हूं, इसको लिख लीजिए फटाफट 5 मिनट में। लिखिए, जब स्थलीय भागों पर चक्रवात आते हैं, जब स्थलीय भागों पर चक्रवात आते हैं, तो सबसे पहले हवाएं पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर चलती हैं। सबसे पहले हवाएं पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर चलती हैं। वायुदाब बढ़ जाता है, वायुदाब बढ़ जाता है। धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है। धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ने लगती है। जब चक्रवात की दीवार का बाहरी भाग, जब चक्रवात की दीवार का बाहरी भाग गुजर जाता है, जब चक्रवात की दीवार का बाहरी भाग गुजर जाता है, तो वायुदाब अचानक गिर जाता है। वायुदाब अचानक गिर जाता है। वायुदाब अचानक गिर जाता है। आसमान में बादल छट जाते हैं। आसमान में बादल छट जाते हैं। और वर्षा रुक जाती है। और वर्षा रुक जाती है।
हो गया। आगे लिखिए, ये परिस्थितियां अस्थायी होती हैं। ये परिस्थितियां अस्थायी होती हैं क्योंकि कुछ समय पश्चात, क्योंकि कुछ समय पश्चात जब चक्रवात की दूसरी दीवार आती है, जब चक्रवात की दूसरी दीवार आती है तो वर्षा अचानक बढ़ती है। वर्षा अचानक बढ़ती है। वह हवाओं की दिशा, वह हवाओं की दिशा पूर्व से पश्चिम हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसमें देखेंगे कि ये मानसून से पहले और पश्चात में क्यों आते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो कल अपना उसमें पूछ लीजिएगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।